अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। माजरत चाहती हूँ कि एक दो दिन से व्लॉग्स जो हैं वो थोड़ा लेट आपको मिल रहे हैं। उसकी वजह है तबीयत की नासाजी। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी मैंने सोचा कि आज की जो 6 से 7 इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए जनाब, आज का रन डाउन जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो आफिया सिद्दीकी के हवाले से। कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो किसी को प्यारे हो गए हैं। वो क्या मामला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी अब चाल खेली है। उन्होंने हमारे जो आरिफ अलवी साहब हैं, सदर साहब हैं, उनको फंसा दिया, बहुत बुरा फंसाया। उसके बारे में बात करेंगे। इमरान खान ने ऐलान जंग कर दिया है, ऐलान बगावत कर दिया है और जेल से अब उनका बड़ा सख्त पैगाम आया है। और वो लोग जो ये सोच रहे थे कि इमरान खान की अकड़ टूट गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो सख्त बयान दिया है वो क्या दिया है उसके बारे में आपको बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो एकदम घुटनों पे आ गिरे हैं। वो शाहिद खाकान अब्बासी जो पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा सख्त बयान दे रहे थे, अब उनको ऐसा क्या हुआ है कि अचानक मरियम नवाज के हक में उनके बयान आना शुरू हो गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दानियाल अजीज जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही आपको बताऊंगी कि असद कैसर जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहजाद अकबर के हवाले से। शहजाद अकबर जो हैं वो इश्तिहारी करार दिए गए हैं। आपको पता भी 2 दिन पहले उन्होंने एक ये खबर, मतलब कुछ लोग इसको ड्रामा कह रहे हैं, कुछ लोग पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि शहजाद अकबर ने ये कहा था कि उनके ऊपर किसी ने हमला किया और तेजाब फेंका। फिर उसके बाद उन्होंने अपने ग्लासेस की तस्वीर भी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और मैं आपको बता दूं कि मिर्जा शहजाद अकबर इनका पूरा नाम है और सिविल जज अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में इनको फाइनली इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और आपको बता दूं कि साबिक मुआविन खसूसी मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ जो मुकदमा था वो इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज था। और ये मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर जो मुकदमा नंबर था वो 156 फ्रॉड और संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब फाइनली इनको इनके रेड वारंट जो है वो जारी हो गए हैं और अब जो है देखना यह है कि इनको बाहर से पाकिस्तान लाया जाता है या बस इसी तरह से ये एक ऐलान के तौर पे होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो दूसरे हमारे साहब हैं जनाब जी, असद कैसर के साथ बड़ी बुरी हुई है। असद कैसर के बारे में आपको बता दूं कि उनकी जमानत पे रिहाई हुई और उसके बाद उनकी दोबारा से गिरफ्तारी हो गई। कुछ लोगों ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की, कुछ लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं बार बार, यानी कि जमानत होती है फिर दोबारा से पकड़े जाते हैं। तो असद कैसर ने सानहा 9 मई के दिन जो है वो किप्स कॉलेज पंजाब रेजिमेंट सेंटर के इर्द गिर्द जो है तोड़फोड़ करने वाले शरपसंद अनासर को उकसाया था। और मर्दान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कई अहम मुकामात पे जो है वो तोड़फोड़ की थी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। और साथ ही कैप्टन कर्नल शेर खान का जो मुजस्मा जलाया गया था उसका इल्ज़ाम भी असद कैसर के ऊपर आता है। असद कैसर जो हैं उनका हाल भी अली मोहम्मद खान वाला हो रहा है कि वो पता नहीं 17-18 बार जेल गए थे और हर बार जो है उनकी जमानत होती है और हर बार वो अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे खुदीजा शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शुरू होने जा रहा है और बिल्कुल उसी तरह से जैसे सनम जो है उनके खिलाफ भी मुकदमात हो रहे हैं, बार बार उनकी रिहाई होती है और बार बार उनको पकड़ा जाता है। तो बात यह है कि अगर आपने रियासत से टक्कर ली तो फिर इसका कोई दूसरा हल बचता नहीं है। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो दानियाल अजीज़ के हवाले से है। और दानियाल अजीज़ जो हैं उनका ताल्लुक नून लीग से है, लेकिन उन्होंने बड़ी खुल के बड़े दबंग स्टाइल में अपनी पार्टी के ऊपर जो है वो तनकीद की। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी के फ्लॉज के ऊपर तनकीद करता है या अगर वो अपने किसी साथी के साथ जो है वो उसको कोई इख्तलाफ है वो उसके बारे में बात करता है। लेकिन दानियाल अजीज ने कुछ ऐसी बातें भी कर दी जिसकी वजह से एहसन इकबाल सामने आए, मरियम औरंगजेब सामने आई और राना सनाउल्लाह सामने आए और इन्होंने आकर दानियाल अजीज के ऊपर जो है पाबंदी का मुतालबा भी किया और शो कॉज नोटिस भी उनको जो है वो जारी करवाया। ये सारा मामला है क्या, ये मैं आपके सामने रखती हूँ और दानियाल अजीज को अचानक से क्या हुआ है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको दानियाल अजीज का जो बयान है वो सुनवाऊं कि उन्होंने कहा क्या था। हैव अ लुक। एक्चुअली हम अपना जो मौकफ है वो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। हमारा जो जमात का अलमिया ये है कि हमारा इंफॉर्मेशन फेलियर हुआ है और हमारी जो इंफॉर्मेशन की सतह है उसमें जो हेड हैं गालिबन वो इंफॉर्मेशन के भी सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो मरियम औरंगजेब साहबा हैं, वो पाकिस्तान को और हमारी जमात को और पब्लिक को बता ही नहीं पाए कि पाकिस्तान में कितना नुकसान किया है पीटीआई ने। अभी मैं बताना शुरू करूंगा तो आपको फर्क साफ जाहिर हो जाएगा। पीटीआई ने तो पाकिस्तान को शिकस्त व रेख्त कर दिया और ना सिर्फ एक सतह पर, तमाम सतहों पर। लेकिन उसकी जो कंटेंट डेवलपमेंट है, उसकी जो रिसर्च है, उसमें जो डिटेल्स हैं वो लेकर हम सामने ही आए। अब दिन की आप 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अगर
40 के 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस खोखले हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो नई हो या जो अवाम को समझ आने वाली हो, सिर्फ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए चले जाएं, तो फिर ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नहीं है। जी, तो आपने सुना कि दानियाल अजीज ने जो तनकीद की है उसमें उन्होंने अपने बयान के अंदर ये भी कहा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में एहसन इकबाल जो हैं वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और उनके दौर में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई भी हुई है। यानी एहसन इकबाल के ऊपर उन्होंने तनकीद की, महंगाई की वजह से पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा, ये भी उन्होंने बात की। और मैं आपको बता दूं कि एहसन इकबाल ने भी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि दानियाल अजीज जो हैं वो बिलावल भुट्टो की जुबान क्यों बोल रहे हैं और इल्जामात को मैं मुस्तरद करता हूं और मेरी वजारत से महंगाई का ताल्लुक ही नहीं था। यानी एहसन इकबाल का कहना यह है कि मेरी जो वजारत थी उसका महंगाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि लगता है कि दानियाल अजीज जो हैं वो मेरा नाम इस्तेमाल करके किसी और को निशाना बनाना चाह रहे हैं, यानी कि पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं उनका नाम लेने की उनमें हिम्मत नहीं है और वो जो हैं वो मेरा नाम लेके उन पे तनकीद कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल के साथ भी यही हुआ था। मिफ्ता इस्माइल ने भी इसी तरह की कुछ तनकीद की थी और मिफ्ता इस्माइल को असल में तकलीफ जो हुई थी वो इस बात की हुई थी कि वो हमारी वजारत ख़जाना में थे और फिर आपको याद है कि फिर उनको हटा के जिस तरह से इसहाक डार आए थे। अब होना क्या चाहिए कि अगर एक पार्टी के अंदर आपका एक लीडर है और वो समझता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अचानक उसको लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा दूसरा वजीर काम कर सकता है, वो आपकी जगह उसको रिप्लेस करते हैं, तो आपको हौसले और सब्र के साथ उस चीज़ को देखना चाहिए। ये नहीं कि आप उस दूसरे वाले वजीर जिसको उसने अपॉइंट किया है उसके ऊपर आप बिला वजह तनकीद करना शुरू कर दें। तो एक जो लीडर होता है उसका काम होता है कि अपने अंडर जो काबीना है उनसे वो काम ले। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आपको हटाया तो आप नालायक हो गए हैं और आप किसी काम के नहीं रहे और आप दूसरों के ऊपर जो है वो तनकीद करना शुरू कर दें। दूसरी तरफ मैं ये भी बता दूं कि जो लीडर्स होते हैं उनको भी इतना हौसला पैदा करना चाहिए कि अगर उनकी काबीना के लोग या उनके वज़रा जो हैं वो बाकी लोगों के ऊपर या पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो उसको भी वो जांफशानी के साथ सुने। तो अब होता क्या है जनाब जी के मिफ्ता इस्माइल ने जब नून लीग के ऊपर तनकीद की थी तो उनको निकाल दिया गया था और मिफ्ता इस्माइल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि उनके बारे में ये खबर आ रही है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मतलब मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो इस वक्त जरदारी साहब को प्यारे हो गए हैं। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो मिफ्ता इस्माइल के पास और कोई चारा भी नहीं था। पीटीआई वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन तो कर सकते थे लेकिन उन्होंने उसको ज्वाइन करना मुनासिब नहीं समझा और अब फाइनली मजबूर होकर पीएमएलएन को छोड़कर वो जा चुके हैं पीपल्स पार्टी में। वैसे ही अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी को एक अच्छा वजीर ख़जाना जो है उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि इससे पहले आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वजीर ख़जाना किसी के पास अच्छा नहीं है सिवाय इसहाक डार के। ये जो हफीज़ पाशा और शौकत तरीन टाइप के लोग हैं ना, ये सब हैं IMF के लोग। ये कभी भी पाकिस्तान के लिए भला नहीं सोचते, ये हमेशा पाकिस्तान के लिए वो पॉलिसीज़ बनाते हैं जो IMF चाहता है कि बनाई जाएं। जबकि इसहाक डार जो हैं वो माशाल्लाह से इस मामले में बहुत ही काबिल और फाजिल हैं, ये उनकी तारीफ बनती है। बल्कि अभी जो हमारे डॉलर को कंट्रोल करने की जो तजावीज़ हैं वो भी इसहाक डार ने फौज को दी थी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। बहरहाल अगर मिफ्ता इस्माइल जो है वो खुद को इतना काबिल समझते हैं और वो हैं भी, तो अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी के पास भी एक अच्छा वजीर ख़जाना जो है वो आ गया है। अब बात कर लेते हैं इमरान खान की। इमरान खान की अक्कड़ तोड़ने वाले जो लोग थे उनकी ये खाम ख्याली थी। इमरान खान की ना तो अक्कड़ टूटी है ना उनके बयानात जो हैं उनका सिलसिला थम रहा है, बल्कि अब तो उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि हमें क्या भेड़ बकरियों की तरह अपने अंदर बंद कर रखा है। क्या कहा है इमरान खान ने, मैं उनका पूरा बयान आपको पढ़ के बताती हूँ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो खसूसी अदालत है उसके जो जज हैं अबुल हसनात, उन्होंने साइफर केस की समाअत जो है वो अडियाला जेल के अंदर शुरू की। तो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जी जुल्फकार नकवी, वो अदालत के अंदर पेश हुए, जबकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं वो भी अदालत के अंदर पेश हुए। अब इमरान खान जो हैं उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी, उनकी बहनें अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान भी कमरा अदालत के अंदर उस वक्त मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी के जो अहले खाना है, उनकी जो बेटी हैं और उनका जो बेटा जैन कुरैशी हैं, वो भी उस वक्त अदालत के अंदर मौजूद थे। इमरान खान ने साइफर केस सुनने वाली खसूसी अदालत में बयान दिया और कहा कि बतौर वज़ीर आज़म साइफर के मामले की तहकीकात का मैंने हुक्म दिया था और इसमें उन्होंने कहा कि जो लोग मुलव्विस और ताकतवर हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें बकरियों की तरह बंद किया जा रहा है और नवाज शरीफ को वहां से लेकर आ गए हैं, यानी अभी तक उनको नवाज शरीफ की तकलीफ जो है वो नहीं भूल रही। कहा जाता है कि इमरान खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरजे बरसे नवाज शरीफ के यानी आने इक़्तिदार में तो अभी वो नहीं आए, लेकिन उनको डर है कि वो इक़्तिदार में आने वाले हैं तो उसकी वजह से। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि साइफर केस की जो समाअत है वो मंडे तक जो है यानी सोमवार तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। बहरहाल इमरान खान जो हैं जो सोच रहे थे कि अब ये चीज़ें होने वाली हैं, वो
وہ پنجابی میں کہتے ہیں گج وج کے بولے, ان کو نواز شریف نہیں بھول رہے, ان کو وہ تکلیف نہیں بھول رہی, وہ نواز شریف کو کسی بھی صورت جو ہے وہ قبول کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو وہ خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو عافیہ صدیقی کی بہن ہے, آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے وہ ملاقات کر کے آئی تھیں عافیہ صدیقی سے, لیکن اب کی بار کیا ہوا ہے کہ ان کو منع کر دیا گیا ہے. میں آپ کو اس کی تفصیلات بتا دوں کہ ذرائع کے مطابق فوزیہ صدیقی کی جو عافیہ صدیقی کی بہن ہے ملاقات کے لیے واشنگٹن میں پہنچی, اور وہاں پہ انہوں نے باضابطہ طور پہ پہلے اجازت بھی لے کے رکھی ہوئی تھی, لیکن امریکی حکام نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو قیدی بہن یعنی عافیہ صدیقی سے ملاقات کرنے سے روک دیا. ذرائع کے مطابق امریکی جیل حکام نے فوزیہ صدیقی کو بہن عافیہ صدیقی سے ملاقات کرانے سے انکار کر دیا, حالانکہ ان کے پاس اجازت تھی. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ہیں وہ سینیٹر طلحہ محمود کے ساتھ بہن سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تھیں, لیکن بنا کوئی وجہ بتائے امریکہ نے اپنی ہٹ دھرمی کو قائم رکھتے ہوئے کہا کہ جی بس نہیں ملاقات کرانی تو نہیں کرانی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ بہت اپنے رولز پہ کام کرتا ہے, کوئی رولز نہیں ہے, ان کے پاس تو اجازت بھی تھی, وہ یہاں سے گئی بھی تھیں, لیکن اس کے باوجود یہ ظلم ہے اور ظلم عظیم ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو جنرل عاصم منیر ہے ان کو اس بارے میں جو ہے نا وہ سخت ایکشن لینا چاہیے, ان کو حکومتی سطح پہ یا جس طرح بھی وہ بات کرنا چاہتے ہیں کرنی چاہیے کہ اب اس کو مزید ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے جو ہمارے صدر ہیں عارف الوی ان کو پھنسا دیا ہے. حالانکہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ عارف الوی جیسے ہی اپنے عہدے سے اتریں گے ساتھ ہی وہ جیل جائیں گے اور ان کے بہت بری ہونے والی ہے, لیکن شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے پہلے ہی عارف الوی کو پھنسوا دیا ہے. کیا معاملہ ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سابق وزیر خارجہ جی شاہ محمود قریشی انہوں نے سائفر کیس میں صدر عارف الوی کو بھی طلب کرنے کی درخواست کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر, ہم ساتھ میں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, اور انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے. صدر مملکت جو ہیں عدالت میں حلف دے کر بتائیں کہ انہوں نے یہ ترمیم منظور کی ہے یا نہیں کی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو صدر عارف الوی ہیں وہ براہ راست انسٹرکشنز لے رہے تھے عمران خان سے, جو عمران خان ان کو پیغام بھیجتے تھے وہی وہ کرتے تھے, لیکن ڈبل گیم کر رہے تھے. کبھی وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ قانون پاس نہیں کیا اور بعد میں اس کے اوپر سائن بھی کر دیتے تھے, کبھی وہ کہتے تھے بعد میں ٹویٹ کر کے میں نے اس پہ سائن نہیں کیے اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے ہی کیے ہیں. تو اس سلسلے میں اب جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی چلو جی بلاؤ ان کو اور ان سے پوچھو کہ آپ نے کوئی ترامیم منظور کی ہیں یا نہیں کی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جو جج ہیں ابو الحسنات, انہوں نے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ سائفر کیس کی سماعت کی, اور اس دوران جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے وکلاء وہاں پہ عدالت کے اندر موجود تھے, اور ان سب کی فیملیز وہاں پہ موجود تھیں. عمران خان کی فیملی موجود تھی, شاہ محمود قریشی کی فیملی موجود تھی, اور سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے عدالت کو کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 یا 2023 کے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے. ہمارے پروڈکشن آرڈر پہ جیل انتظامیہ نے حکم عدولی کی ہے, ہماری ضمانت پہ انتظامیہ نے عدالت میں ریکارڈ پیش نہیں کیا. ہمیں اس کیس سے ٹرائل کرنے کی کوشش جاری ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. انہوں نے عدالت کو کہا کہ عارف الوی کو عدالت میں طلب کیا جائے, وہ عدالت میں حلف دے کر بتائیں کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ترمیمی قانون منظور بھی کیا ہے یا نہیں کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ عدالت ان کو بلاتی ہے یا نہیں بلاتی. بہرحال صدر عارف الوی کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ بہت ہی مشکلات سے بھرپور ہوں گے. دوسری طرف اگر ہم بات کر لیں شاہد خاقان عباسی کی, تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کافی عرصے سے کافی اگریسو قسم کے بیانات دے رہے تھے نون لیگ کے خلاف, اور وہ کھل کے بات بھی نہیں کرتے اور بات بھی کر جاتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ نون لیگ کا حصہ نہیں ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ نون لیگ کا حصہ ہیں. وہ مفتاح اسماعیل کے بیسٹ فرینڈ تھے, کیونکہ جب پرائم منسٹر تھے یہ شاہد خاقان عباسی, اور اس کے بعد جب ان کے اوپر کیسز بنے تھے تو مفتاح اسماعیل نے ان کا کافی مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا. مفتاح اسماعیل کو جیسے ہی پارٹی نے نکالا, یعنی کہ نون لیگ نے نکالا تھا اور ان کے خلاف بیانات جاری کیے تھے, اور جو ان کے معاملات ہوئے تھے وزیر خزانہ ہمارے جو موجودہ ہیں اسحاق ڈار کے ساتھ, تو اس کے فوراً بعد جو ہے بیانات آنا شروع ہو گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ بھی نون لیگ کے خلاف بولتے تھے, جنہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی, اور دوسری طرف جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ بھی مفتاح اسماعیل کا ساتھ دیتے تھے. اور یہاں تک کہ بدزن ہو کے انہوں نے پارٹی تک کو چھوڑ دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ میرے جو لیڈر ہیں وہ نواز شریف ہیں, لیکن میں مریم نواز اور باقی لوگوں کو کبھی بھی نہیں مانوں گا. لیکن اب ان کے خلاف جو ہے وہ دوبارہ سے کیسز بننا شروع ہو گئے ہیں, ان سے سوالات جوابات ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد اب شاہد خاقان عباسی کی اکڑ کہیں نہ کہیں ٹوٹتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اور شاہد خاقان عباسی کا پھر سے ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہ میرا ان سے اختلاف ہے اور نہ ہی میری ان سے ناراضی ہے, اپنی جماعت کی سوچ سے بس مجھے اتفاق نہیں ہے.
تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کی اکڑ بھی آخر کار ٹوٹی, مفتاح اسماعیل بھی آخر کار زرداری صاحب کو پیارے ہو گئے, اسد کیسر بھی جو ہیں وہ بار بار گرفتار ہو گئے, عمران خان بھی جو ہیں وہ نواز شریف کو یاد کر کے جیل سے پھوں پھاں کر رہے ہیں, اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی جیل سے بلا رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں ہمارے صدر عارف علوی کو کہ ان کو بھی ساتھ میں پھنسانا چاہیے, اور شہزاد اکبر بھی اشتہاری ہو چکے ہیں, اور عمران خان کا جو اعلان جنگ ہے وہ ابھی تک ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. یہ ہے جی آج کا ویڈیو ہماری ہے جی. آپ لوگوں کی آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے یہ تمام خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.